बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आने वाली है ईद में रह गए हैं तकरीबन 4 से 5 दिन रह गए, मेरे ख्याल से 4 से 3 दिन रह गए हैं। आज 26वां रोज़ा हो गया है। तो जनाब दिन जो हैं वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं और ईद आने वाली होती है तो फिर बहुत सारे काम जो होते हैं वो फिर से नज़र आने लगते हैं, इसलिए कि अभी रमज़ान गुज़रे हैं और रमज़ानों में जो थकान होती है उसके अलावा जो है वो ईद पर फिर ये कि हर घर में जो है वो दावतें वगैरह होती हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले से जो है वो अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करके रख लूँ, इसलिए कि फिर 2 दावतें वगैरह जब शुरू होती हैं तो फिर उनमें बिज़ी हो जाते हैं और अभी रमज़ान की भी थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आज मैंने सोचा कि पहले जो है ना वो मैं क्योंकि मैंने सोचा था आज मैंने अफ्तारी इतनी ज़्यादा नहीं बनानी है बस, तो पहले जो है वो हम अपनी किचन की क्लीनिंग वगैरह कर लें, उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह अपनी अफ्तारी की तरफ जाएंगे। किचन को जितना भी साफ़ कर लो लेकिन वो जो है ना वो गंदा ज़रूर होता है और रमज़ानों में किचन सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए कि रमज़ान में जब हम कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो हम सफाई वगैरह की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे होते। मुसलसल हमारा जो काम होता है ना वो कुकिंग की तरफ ज़्यादा होता है, ऑयल का काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारी दीवारें वगैरह ख़राब हो जाती हैं और हमारा जो हॉब वगैरह होता है वो सब चिकना हो जाता है। किचन के कैबिनेट्स वगैरह जो होते हैं वो सब जो हैं वो भी ऑयली हो रहे होते हैं, जो कि हमारे चूल्हे से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, तो उन सब की सफाई करना, यानी कि आज कहें तो मैंने आज किचन की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी कि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएं। और ये वाला काम जो है ना वो वाकई बहुत ज़्यादा थका देता है, इसलिए कि इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि ग्रीसी जो होता है ना, ग्रीस को आपको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी मलना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आपका जो है ना वो किचन दोबारा से ना नीट एंड क्लीन होता है। 1 महीने अगर आप ना देखो ना किचन को तो किचन का हाल बहुत बुरा हो जाता है। हालांकि मैंने स्टार्ट के किचन में भी अपनी किचन की स्टार्ट के रमज़ान में भी अपने किचन की बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी जो था वो किचन इस वक्त अच्छा खासा मेरा जो था ना वो आप कह लें कि तवज्जो मांग रहा था कि भाई मुझे अब साफ़ करो, मैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हूँ। अच्छा मुझसे तो काम भी नहीं होता गंदे किचन में ना, मैं जब तक किचन को साफ़ ना कर लूँ, डेली बेसिस पर भी होता है कि मैं पहले किचन को साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में खाना वाना या नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और अभी भी यही है कि मैंने सोचा कि यार पहले जो है वो किचन को साफ़ कर ले, क्योंकि सबका रोज़ा है, तो अब तो वलिया भी रोज़ा रख रही है, तो खाना तो सुबह में कुछ पकना नहीं है, जो भी पकेगा वो अफ्तार के लिए बनेगा, तो फिर आज लग जाओ। आज मैंने अपनी हेल्पर को भी कहा था कि हम जो है ना वो मिल के जो है वो आज किचन की खूब अच्छे से सफाई करेंगे। जब मेरे पास बच्ची होती है ना तो मुझे ये आसानी बहुत हो जाती है कि जैसे ये हॉप वगैरह इस पर ऊपर चढ़ के सफाई करना, ये सारा कुछ मैं बच्ची से करा लेती हूँ। नीचे के कैबिनेट्स वगैरह या अंदर से कैबिनेट्स निकाल के साफ़ करना, ये सारे काम हम खुद करते हैं, लेकिन ये कि ऊपर चढ़ के कराने के काम सारे मेरे साथ बच्ची मिल के कराती है। तो यहाँ पर भी हॉब जो था वो बच्ची साफ़ कर रही थी। अच्छा ये मेरा जो है ना वो ग्लास का हॉब है, तो इसलिए इसको साफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए कि ग्लास साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब यहाँ पर जो है ना वो बस हमने आपके सामने ही जो है वो बस फ़ोम की मदद से इसको स्प्रे करके साफ़ किया और ये अच्छा बिल्कुल साफ़ हो गया था, चमकने लगा था, यानी ये बड़ा लग नहीं रहा था कि ये इतना ज़्यादा ग्रीसी हो चुका है ना। तो बस जनाब यहाँ पर हमारी थोड़ी सी कम मेहनत लगी थी, लेकिन कैबिनेट वगैरह में मुझे अच्छा खासी सफाई वगैरह करनी पड़ी थी। और आज मैंने माइक्रोवेव वगैरह भी अपना साफ़ कर दिया था, इसलिए कि 3-4 दिन से माइक्रोवेव भी जो था वो गंदा हुआ था, मैंने साफ़ नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने माइक्रोवेव साफ़ किया था, बाकी किचन की दीवारें वगैरह हो गई, कैबिनेट्स वगैरह हो गई, ये सब मैंने जो था वो उसके बाद साफ़ किया था। अच्छा हम काम तो जो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं और इसमें हमें थकन भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब ये साफ़ होकर नीट एंड क्लीन होकर किचन सामने आता है ना तो इतना कोई सुकून मिलता है और लगता है सारी थकन जो है वो हमारी उतर चुकी है। यहाँ पर हम जो है वो बीफ का पुलाव चढ़ाने जा रहे हैं। बीफ के पुलाव में मैंने जो है वो अब तमाम जो अपना गरम मसाला था खड़ा वो शामिल किया, उसके अलावा सौंफ शामिल किया मैंने और ज़ीरा वगैरह मैंने शामिल करके और इसको जो है वो मैंने चढ़ा दिया। आप चाहें ना तो आप इसकी एक पोटली बना के पोटली के अंदर सारी चीज़ें रख के और वो पोटली अपनी इसके अंदर पतीली में शामिल करके चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप जो मेरी तरह इस तरह से खुला चढ़ा सकते हैं, बाद में हम इसको छान लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, हरी मिर्चें शामिल किया, यानी कि यहाँ पर जब हमारी आधी यखनी चढ़ चुकी थी, आधी पक चुकी थी, तब हमने ये बाकी चीज़ें शामिल की थी और प्याज शामिल कर दी थी। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को ऐसे टुकड़ों में काट के और वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम यहाँ पर जो है ना वो पूरा का पूरा अपने गोश्त को गलाएंगे। दूसरी तरफ हम जो है वो
कौरमा पका रहे हैं, तो कौरमे की भी जो तैयारी साथ साथ जारी थी। कौरमा चिकन का बनना था तो वो तो इतनी देर लगनी नहीं थी। हाँ, पुलाव में थोड़ा ये कि गोश्त को गलना था, तो इस वजह से पुलाव हमने जो था वो ज़्यादा पहले चढ़ा दिया था। यहाँ पर हमारा पुलाव भी पक रहा है तकरीबन। यहाँ पर हमारी बोटी जो है वो गल चुकी है और यहाँ पर चिकन का जो है वो कौरमा भी हमारा तकरीबन चढ़ चुका है। बस अब इसमें पानी डालेंगे और हम इसको गला लेंगे चिकन को। वैसे तो चिकन जल्दी गल जाती है, लेकिन गलाना तो होता है ना, तो फिर हमने गलाने के लिए छोड़ दिया था उसको। यहाँ पर वलिया जो थी वो अपना सिपारा पढ़ने बैठी थी। उसने मुझे बुला लिया था कि मम्मा आ जाओ और आके मेरा सिपारा सुन ले, क्योंकि आजकल कारी साहब भी जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए, क्योंकि जुम्मतुल विदा के बाद वो भी छुट्टियों पे चले गए। अब वो इंशाल्लाह आएंगे ईद के बाद। स्कूल की तरफ से भी वलिया को कुछ आयतें वगैरह, सूरतें वगैरह याद करने को मिली हुई हैं, तो वो भी वो याद कर रही है। दूसरा ये कि वो अपना कुरान भी पढ़ रही है साथ साथ। तो बस कारी साहब जो उसको होमवर्क देकर गए कि यहाँ से यहाँ तक आपने रिवाइज़ करके रखना है, तो वही वलिया जो है रिवाइज़ कर रही है माशाल्लाह से। और अब वलिया जो है ना वो रवानी के साथ पढ़ने लगी है। पहले जो था वलिया थोड़ा हिच्चे करके पढ़ती थी, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह से वलिया जो है वो रवानी के साथ पढ़ने लगी। और इसी तरह से इंशाल्लाह पूरा जो है वो सिपारा वो ख़त्म कर लेंगी। यूशा और इशल का ये कि वो लोग 20 से ज़्यादा सिपारे पढ़ चुके हैं। अच्छा, उनका ये होता है कि वो सिपारा पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो इस वजह से जब मैं वलिया के लिए बिठाया ना मैंने, तो फिर मैंने उनको दोबारा से स्टार्ट करवाया था कारी साहब के पास कि इनको दोबारा से पढ़ाएँ और दोबारा रिवाइज़ कराएँ। अब इंशाल्लाह मैं जो ना एक दफ़ा ये लोग पढ़ लेंगे तो फिर मैं इनको दोबारा इन्हीं के पास से रिवाइज़ कराऊंगी ताकि ये लोग पक्के हो जाए। दूसरी तरफ हम आ चुके थे यहाँ पर मैं पुलाव चढ़ा रही हूँ। पुलाव के लिए मैंने प्याज ले ली है, थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। उसके अलावा तमाम खड़े गरम मसाले भी हम दोबारा यहाँ पर शामिल करेंगे। जब मतलब मैंने ज़ीरा जो है वो सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा दोनों शामिल किया है। दोनों शामिल करिएगा। काले ज़ीरे की खुशबू जो है वो पुलाव में बहुत ज़्यादा मज़ेदार आती है। यहाँ पर हमारी प्याज जब हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हुई थी तो हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद अब हम इसको दोबारा से भून रहे हैं, क्योंकि प्याज जो है ना वो हमें सॉफ़्ट कर लेनी है, बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन यहाँ पर हमें नहीं करना है। बाकी ये कि जो भी गोश्त हमारा जो गल चुका था वो मैंने यखनी में से निकाल के और वो गोश्त भी शामिल कर लिया था, और यखनी जो थी वो अपनी छान के मैंने अलग करके रख ली थी। यहाँ पर हम जो है वो अपना गोश्त थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद जो है वो फिर हम इसके अंदर टमाटर वगैरह शामिल करेंगे। अब जब मेरा गोश्त भुन गया था तो एक टमाटर जो था वो मैंने रफली सा चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। अपने मसाले का बनाए ना तो पुलाव ज़्यादा मज़े का बनता है, जहाँ तक मुझे लगता है या मेरे घर वालों को लगता है, बनिस्बत पैकेट के मसाले के। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर अपने ही मसाले का पुलाव बनाती हूँ। मसाला बहुत ही मज़ेदार बनता है अपने मसाले का और खुशबूदार भी बहुत होता है। जब हमने टमाटर को थोड़ा सा गला लिया तो अब हमने इसके अंदर आधी कटोरी के बराबर अपना दही शामिल कर लिया है। दही शामिल करने के बाद भी इसको अच्छे से हम जो है वो भून लेंगे। और गरम मसाला इसमें जो हमारा खड़ा पड़ा है ना तो वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहा था, मतलब बहुत टेस्टी बना था। बच्चे में और मैं या हस्बैंड अगर कहें ना तो हम ये डब्बे का जो हम बनाते हैं ना यखनी पुलाव, उससे ज़्यादा मज़े का बनता है जो आप अपने मसाले से बना रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दही वगैरह जो है वो हमने अच्छे से जब भून लिया है तो हमने इसके अंदर जो है वो यखनी शामिल कर ली है। यखनी जो है वो तकरीबन मेरी जो है वो ऐसी निकली थी कि 4 से 5 कप के बराबर यखनी निकली थी। आधा किलो मैंने इसके अंदर राइस शामिल करने। ऊपर से हम जो है वो अपना हरा मसाला शामिल कर लेंगे और अपनी हरी मिर्चों को हम दरमियाने से 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। बस वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिया। यहाँ पर जब हमारे पानी में बॉयल आ गया तो हमने अपने जो राइस भिगोए हुए थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिए। और यहाँ पर अब मुझे जो है वो पानी की नीड लगी थी, मुझे लगा था कि पानी जो है वो कम है, तो वो मैंने जो है वो 1 गिलास पानी यहाँ पर भर के शामिल कर दिया था। अब यहाँ पर हमारे राइस जो है वो पकने लगे। यहाँ पर अभी तो रमज़ान है, लेकिन वैसे आप यहाँ पर अपना नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक आपका अगर कम या ज़्यादा हो रहा हो तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा शामिल कर लीजिएगा। ऊपर से जो है वो आपने इसको जर्दे का रंग डालना है, ज़ाफ़रानी केवड़ा डालना है। और यहाँ पर जो है ना हमने ऊपर से ऑयल या घी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है, इसलिए कि जो हमने बोटी ली थी ना, बोटी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी हमारी चर्बी लगी हुई थी। पुलाव और बिरयानी दोनों में जो है वो आपने ऐसी ही बोटी शामिल करनी है जिसमें हल्की हल्की सी चर्बी लगी हो। इसलिए बोम का गोश्त जो होता है वो बेस्ट होता है पुलाव और बिरयानी दोनों के लिए। वो आप शामिल करें ना तो फिर बहुत ही अच्छे आपके राइस जो है ना वो बहुत ही अच्छे
अच्छे बनते हैं, जो बाज़ार के राइस होते हैं ना उसी तरह के बनते हैं, क्योंकि वो लोग भी इसी तरह का गोश्त यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में जनाब हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है, और पुलाव की खुशबू बहुत ही मज़ेदार थी, और आप देख भी सकते हैं कि पुलाव जो है वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी लग रहा था। गोश्त आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि बोम का गोश्त यूज़ करना है, तो बोम का गोश्त ज़रूर यूज़ करिएगा, उससे जो है वो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अफ्तार करने के बाद फिर आ गए थे मार्केट के जितने भी चक्कर लगता है कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता है एंड में भी। अब यहाँ पर भी ये था कि हम वलिया का एक सूट लेकर गए थे, लेकिन वो जो था हमें चेंज कराना पड़ा था। उसके बाद हम आ गए थे शापोश, यहाँ से हमें इशल का एक सूट चेंज कराना था, और जनाब शापोश में जो है ना उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था चेंज करने में। एक तो इनके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, कोई भी चीज़ जो थी वो इशल के साइज़ की अच्छी मौजूद नहीं थी, तो जिसकी वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। दूसरा ये कि हर ब्रांच से आप चेंज भी नहीं कर सकते थे, जहाँ से आपने ख़रीदा था वहीं से जाके आपको चेंज करना था, आपने एडजस्ट करना था। अब वहाँ पर इशल के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं मिला था, आखिर 4 ना 4 मुझे अपने लिए ही सूट लेना पड़ा था, हालांकि मैं अपना सूट ले चुकी थी, लेकिन क्या करते जनाब, पैसे वो रिफ़ंड कर नहीं रहे थे, तो अब उन्होंने कहा था आप एडजस्ट करें किसी और सूट के साथ। तो बस फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए सूट देखा, और उसके बाद जनाब हमने तौबा की कि हम इस ब्रांच से शापोश के कभी कुछ नहीं ख़रीदेंगे। हाँ, बादराबाद का जो शापोश है उसका स्टाफ बहुत अच्छा है, वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो वहाँ से हम ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं। हम तारिक रोड वाले शापोश से शॉपिंग नहीं करते, इस दफ़ा कर ली थी, और फिर उसके बाद अपने कानों को हाथ लगा लिया कि आइंदा जो है वो हम हैदराबाद वाले शापोश जाएंगे, लेकिन हम तारिक रोड वाले शापोश नहीं आएंगे। खैर एनीवेज़, अब जो है वो यहाँ पर मार्केट में रश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, हालांकि हमारी कोशिश यही होती है हम 1 बजे के बाद मार्केट जाएँ, ताकि रश जो है वो हमें कम से कम मिले। तो जनाब बस यहाँ पर आज की वीडियो को करूँगी मैं एंड। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।